विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आसनसोल में चुनावी रैली। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल माफिया राज से होगा मुक्त। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृहमंत्री अमित शाह की भी राज्य में चुनावी सभाएं। टीएमसी और अन्य पार्टियां भी चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के साथ कर रही हैं प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान जारी। अब तक 36% से अधिक हुआ मतदान। वोटिंग के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। लोकसभा की 2 और 9 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार कुंभ मेले को अब प्रतीकात्मक रखने को कहा। पीएम ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से की बात। कहा, इससे कोरोना से लड़ाई में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की व्यापक समीक्षा बैठक। 12 राज्यों में आने वाले 15 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और वर्तमान स्थिति पर किया मंथन। देश में टीकाकरण की रफ्तार हुई और तेज। पिछले 24 घंटे में 30 लाख वैक्सीन लगाई गई। देश में अब तक 12 करोड़ टीके लगाए गए। 2,34,000 से अधिक आए एक दिन में नए मामले। केवल 10 राज्यों से आ रहे हैं नए मामलों का 80%। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा, अगर 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाता है तो हिस्सा लेंगी भारतीय पुरुष और महिला टीमें। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद ने सैद्धांतिक रूप से लिया फैसला। साथ ही महिला क्रिकेट टीम बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी करेंगी शिरकत। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने आज बंगाल के आसनसोल में एक रैली को संबोधित किया और टीएमसी की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 4 चरण के मतदान में ही टीएमसी की बुआ भतीजा सरकार की हार तय हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के लिए आपका वोट बंगाल में माफिया राज की समाप्ति करेगा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने मां, माटी और मानुष के साथ धोखा किया है। बंगाल में जो सरकारें रही, उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दीदी इस कदर अहंकार में डूबी हुई है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कई बार अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में बुलाया, लेकिन दीदी ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उन बैठकों में शामिल होने से मना कर दिया। दीदी अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई है, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इस बैठकों में नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली 2 बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हो, बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के विकास के लिए वहां डबल इंजन सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो वहां केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा जिन्हें दीदी ने लागू नहीं होने दिया। बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ
आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की। 2 मई के बाद नई सरकार बनने के बाद दीदी नहीं रोक पाएगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए मतदान भी जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी रही। मतदाता लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 11:30 बजे तक मतदान प्रतिशत 36.20% दर्ज किया गया है। इस चरण में राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की कुल 1071 कंपनियों की तैनाती की गई है। वहीं वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाता वोट डाल सकेंगे। पहले ये संख्या 1500 थी। कोविड संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले मतदाताओं को भी सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन के बाद डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता अजय विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। अजय विक्रम, पहले तो ताजा आंकड़ा जानना चाहेंगे, मतदान केंद्रों पर क्या फिगर निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी 5वें चरण के मतदान का जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है वो 38.25% मतदान अभी तक हुआ है। जो 6 जिले हैं उनका जो संयुक्त आंकड़ा है उसके लिहाज से। और अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ 39% वोट हो चुका है। तो इस लिहाज से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी संतोषजनक है और ये शाम तक और भी ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन मैं ज्योतिका आपको इस पोलिंग बूथ का एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप हमारे पीछे देखिए कि इस तरह की लाइन लगी है, लेकिन इसके पहले जब हम लोग जो पोलिंग की रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें अच्छी खासी तादाद और अच्छी भीड़ दिखती थी, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। तो वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़िया है और लाइंस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं और लोग दूरी के साथ खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि जो कोविड प्रोटोकॉल तय किए गए और इलेक्शन कमीशन ने 16 तारीख को बैठक के बाद जो निर्धारित किया उसका सीधा असर जो पोलिंग बूथ है उस पर देखने को मिल रहा है। जो पोलिंग बूथ है उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ भीतर आने की अनुमति नहीं है। इसलिए लोग पहले से जानते हुए धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लोग अपने स्वयं अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। पहले के जो 4 फेज हैं उसमें भी मैंने देखा था कि कई लापरवाहियां देखने को मिलती थी। बहुत से लोग मास्क लगाकर नहीं आते थे और यहाँ पर आकर लंबी लाइन लगा के भीड़ लगाते थे। लेकिन अभी क्या है, पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी बिना मास्क के खुद स्वयं नहीं आ रहा है। आत्म अनुशासन यहाँ देखने को मिल रहा है। जो 1-2 लोग अगर भूले भटके आ जा रहे हैं उनको यहीं पर मास्क दिया जा रहा है और उसके बाद उनका हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है, प्रॉपर ग्लव्स पहनाया जा रहा है। उसके बाद वो वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के बाद उसी ग्लव्स को वापस उनको डस्टबिन में डालना होगा। थर्मल टेम्परेचर लेने के बाद ही हर किसी को भी वोट डालने की अनुमति दी जा रही है। तो इस लिहाज से कोविड प्रोटोकॉल का 5वें जो चरण है उसमें काफ़ी सख्ती से पालन हो रहा है और लोग भी जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसका फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल अजय विक्रम, हमने पिछले चरणों में भी देखा कि मतदाता बड़ी संख्या में बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इनमें ज्यादा संख्या देखी गई महिलाओं की। तो अगर इस बार बात की जाए तो किस तरह से आप ये आंकड़ा देखते हैं, किस तरह से महिलाएं आगे बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, और दूसरा कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस चरण में जिन पर नजर रहेगी सबकी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें महिलाओं की तो वो सिलसिला टूटने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो पिछले 4 चरणों में देखने को मिला वही 5वें चरण में भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं की अच्छी खासी तादाद पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है और खासतौर से जो युवा वर्ग है उसमें भी महिलाओं की जो यूथ जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रही हैं।
जो पढ़े लिखे जो मतदाता हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता था कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो वोटिंग से थोड़ा सा दूर रहते थे, उतना अच्छा परसेंटेज नहीं होता था। लेकिन इस बार के लगभग हर फेज में देखने को मिला और इस चरण में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और खासतौर से लड़कियां भी काफ़ी अच्छी संख्या में आ रही हैं। जहां तक आपने प्रत्याशियों की बात की तो निश्चित तौर पर जो 6 जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नज़र रहेगी यहाँ के कई पूर्व मंत्री टीएमसी के हैं जिनका जो भविष्य दांव पर है। आज उनका भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा अहम बात है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की जो स्ट्रेटजी हुई है, जो चेंज हुई है, क्योंकि पिछली बार के जो 2019 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इस बार वो टीएमसी में है। और जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है उसमें भी 2 धड़े हो चुके हैं, वो दोनों धड़े भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी जो सुभाष गिशिंग के पुत्र हैं वो उनकी जो पार्टी है वो समर्थन कर रही थी। एक बदले हुए समीकरण गोरखा जो आंदोलन है उसको लेकर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसलिए से काफी रोचक चुनाव है। अगर हम दार्जिलिंग की बात करें और कालिम्पोंग की बात करें और जलपाईगुड़ी की बात करें, इसके साथ ही साथ जो टी गार्डन्स के जो वर्कर्स हैं उनका जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर काफी प्रमुखता से उठाया गया और इस बार के चुनाव में उनका भी काफी बड़ा योगदान होगा। आपने महिलाओं की बात की तो निश्चित तौर पर ये बात कहना इस समय ज़रूरी है क्योंकि टी गार्डन वर्कर्स मैक्सिमम महिलाएं होती हैं और तकरीबन 25 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 5 लाख ऐसे हैं जो डायरेक्ट टी गार्डन वर्कर्स हैं, तो उनमें जो महिलाओं की संख्या है वो भी इस बार के चुनाव में अच्छी भागीदारी करेगी और वही इस इलाके के जो प्रत्याशी हैं उनका भविष्य तय कर सकते हैं। जी अजय, आपने कुछ मुद्दों की बात की, लेकिन अगर आपकी वोटर्स के साथ बात की हुई, क्या है उनके मन में? विकास की बात की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन है और पश्चिम बंगाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुर्खियों में पिछले कुछ लंबे वक्त से बना हुआ है और चुनावों के दौरान भी हमने देखा है कि किस तरह से जो हिंसक गतिविधियां देखने को मिली हैं। विकास की बात बार बार की जा रही है कि विकास उन तक नहीं पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल की एक जो तस्वीर है सांस्कृतिक रूप से, पर्यटन के रूप से देखा जाए तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखाई देगी है। तो किस तरह से जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, क्या है उनके मन में जो लेकर वो वोटिंग करने आ रहे हैं? जी बिल्कुल ज्योतिका, इस बार का चुनाव मुद्दों पर ज़्यादा आधारित है क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने आपसे बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि यहाँ की जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो पार्टी सोसाइटी की थी। कहने का मतलब जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ रहता था वो उसी पार्टी को वोट दिया करता था। उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को कई बार नज़रअंदाज किया जाता था। लेफ्ट के शासन में ये ज़्यादा चला, टीएमसी ने उसी कल्चर को अपनाया। लेकिन इस बार के चुनाव में मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार किया गया है। सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। पूरे बंगाल में अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कमी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जो पहचान की जो राजनीति है, चाहे वो गोरखाओं की बात हो, चाहे नेपालियों की बात हो, चाहे राजवंशियों की बात हो, चाहे बर्मन्स की बात हो, उनकी जो बात है वो काफ़ी अहम है। उनके अलग अलग मुद्दे हैं। उनकी जो जातीय पहचान है, उनकी भाषा की पहचान और संस्कृति की पहचान, गोरखालैंड की जो मांग है वो जो है वो भी काफ़ी अहम है। राजनीतिक दलों ने ये भी कहा है कि परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, जिसको पीपीएस के बारे में नाम से यहाँ का जाना जाता है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ये भी चर्चा है कि जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, 350 रुपये देने का वादा किया गया है। बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की गई है। नए एम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड है। तो शिक्षा, बेरोजगारी तो मूल मुद्दे में है ही। जो यहाँ की स्थानीय पहचान है वो भी यहाँ के यह चुनावी मुद्दा है, खासतौर से उत्तर बंगाल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय विक्रम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव जारी है और कई रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े मुद्दे दिमाग में लेकर लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान कोरोना संक्रमित हुए संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान संतों से आग्रह किया कि अब कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी।
पीएम मोदी द्वारा कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने भी आम जनता से भारी संख्या में स्नान के लिए न आने और नियमों का पालन करने की अपील की है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए एवं नियमों का निर्वहन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से भी मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है पर उससे बड़ी प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस दिन से यहाँ आने वाले साधकों के नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास हैं, जिस तरह से वो अपने यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, जितने टेस्ट यहाँ किए गए कहीं नहीं हुए होंगे उतने, और उस तरह से उत्तराखंड में और हरिद्वार में वैसा संक्रमण नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। और देश में कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर दोहराया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के पास 1,58,00,000 डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं, वो 1,16,84,000 डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। हर एक स्टेट एक अपना कोई नोडल ऑफिसर इस दृष्टि से जरूर अपॉइंट करे, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर जो भी हमारे को म्यूटेशंस मान लीजिए दिखाई देते हैं, तो उनका क्लिनिकल पिक्चर और पब्लिक हेल्थ के एंगल से कोरिलेशन, इसको करने के लिए जो क्लिनिकल पिक्चर की जानकारी है वो स्टेट से वापस मिलना हमको ज़रूरी है। उन पर्टिकुलर केसेस में ठीक ढंग से अपने यहाँ एनालिसिस करके और सर्ज को कल्पना करके भविष्य के लिए प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में और दूसरी चीज़ों के संदर्भ में भारत सरकार को जो भी चीज़ें सही समय पर प्रोजेक्ट करेंगे, हम उन सारी चीज़ों के अंदर और विशेष रूप से जो आजकल बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में जो भी बातचीत चलती है, जो हमारे लेवल पर जितने एक्शंस लेने हैं, वी हैव इनिशिएटेड ऑल ऑफ देम। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 16,79,740 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के कारण 1,341 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.21% रह गई है। वहीं अगर कोरोना टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में देश में 30,04,544 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। देश में अब तक 12 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, मेरे सहयोगी नितेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, हम सुबह से इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं लगातार कि किस तरह से हम अपने आप को और अपने आसपास वालों को बचा सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करने के बाद। जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो बैठक जारी है सभी राज्यों के स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों के साथ, साफ तौर पर एक बार फिर से रिपीट किया गया है कि वैक्सीन की देश में कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आगे बढ़ें, वैक्सीन लगाएं और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेट के जो मंत्र है उस पर पूरी तरह से
सरकार का साथ दें। जी बिल्कुल, अभी यह बैठक चल रही है। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है और ये 11 राज्य हैं जहां सर्वाधिक मामले हैं। 80% जो मामले आ रहे हैं इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं, बड़े राज्य हैं। तो इनसे ये चर्चा हो रही है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और केंद्र क्या उनको सुझाव देना चाहता है। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री की एक्सपर्टी है, तो ये अपने भी सुझाव दे रहे हैं। दोनों तरफ से बातचीत हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 रणनीति प्रमुख है इससे निपटने की। पहला तो हम वायरस से बचें, यह हमारा कर्तव्य है कि हमें कैसे बचना है। बचने के 3 टूल है कि हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, पार्टी नहीं करना है, समारोह नहीं करना है, साथ ही साथ हाथ धोते रहना है। और जो लोग टीकाकरण के लिए योग्य हैं वो जरूर टीका लगवाएं। ये तो हुआ बचाव का रास्ता। साथ ही साथ मान लिया आप किसी के वजह से संक्रमित हो गए, तो संक्रमण हो रहा है तो आप अपना ध्यान रखें, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। साथ ही साथ अगर जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, जो दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, कोमॉर्बिड है जैसे डायबिटीज और तमाम बीमारियां हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी सीरियस हो रही है हालत, तो वो अस्पताल का रुख करें। सरकार ने अस्पताल में व्यवस्था किया है, कोविड केयर सेंटर है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहां पर व्यवस्था है। ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की जा रही है, आईसीयू वाले बेड की भी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आदमी घर पे भी रह के ठीक हो जा रहा है। तो दोनों स्तर पे काम हो रहा है। साथ ही साथ टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। टीका प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ राज्यों को केंद्र ने आश्वासन दिया है कि कोई कमी नहीं है। बड़े राज्य हैं उनको 3 से 4 दिन में टीके की खेप भेजी जाती है और जो छोटे राज्य हैं उनको 7 से 8 दिन में टीकों की खेप भेजी जाती है। ये अल्टरनेट चलता रहता है एक सीक्वेंस में, और किसी भी राज्य में कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास बहुत स्टॉक है अभी और जरूरत के हिसाब से और एक सीक्वेंस में भेजा जा रहा है। तो जो लोग टीका के योग्य हैं जरूर टीकाकरण कराएं और अपना ख्याल रखें। अभी भी अगर हम प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करें, मास्क लगाएंगे, इस संक्रमण के चेन को हम तोड़ देंगे। जी, एक एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। नितेंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिन राज्यों को चैलेंजेस जो राज्य फेस कर रहे हैं कोविड की लड़ाई के फ्रंट पर, उन चैलेंजेस से को खत्म किया जाए और उनकी जो परेशानियां वो दूर की जाए ताकि जल्द से जल्द इस वायरस को कर्ब किया जाए। जी बिल्कुल, हो ये रहा है ना कि अस्पतालों पर भी लोड बढ़ रहा है, साथ साथ जिला प्रशासन, कलेक्टर के ऊपर भी लोड बढ़ जा रहा है। तो उनको कम करने के लिए एडिशनल अधिकारी, जो नोडल अधिकारी है, उनको नियुक्त करने की बात की गई है ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके केंद्र से भी, राज्य से भी और जिला प्रशासन से भी, कि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरह से काम को बांटने की बात है और एक फुल गवर्नमेंट अप्रोच दिखना चाहिए। सभी मंत्रालय, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या फिर सभी राज्य सरकार के जितने मंत्रालय हो, वो मिलकर के अगर काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से, तो एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हर आदमी को जागरूक भी करना है, साथ ही साथ किसी तरह की कोई कमी ना हो, अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो, मरीजों को जल्दी भर्ती मिले, उनको वेटिंग न करना पड़े। और जहाँ कमियां दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस जिले में या उस राज्य में केस ज्यादा बढ़ रहा है, तो अलग से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाने की भी प्लानिंग करनी चाहिए। ये तमाम व्यवस्था हो, इसको लेकर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। दिल्ली ने भी अपने यहाँ किया है, बाकी दूसरे तमाम राज्यों ने भी ये बात तय किया है। तो एक केंद्र की तरफ से सुझाव है राज्यों को। जी, वीकेंड कर्फ्यूज कई राज्यों में लगाए गए नितेंद्र सरकार की ओर से, और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि कर्फ्यू के दौरान प्रशासन का साथ दिया जाए, सरकार का साथ दिया जाए और बिना काम के घर से बाहर न निकलें, अपना ख्याल रखें। हालांकि जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी हैं, तो यहाँ पर हम सबकी मिलकर ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका पालन हम सख्ती से करें ताकि जल्द से जल्द ये चेन टूटे और हम इस पूरे प्रकोप से निकल पाए। जी बिल्कुल, यही कोशिश है सरकार की तरफ से कि जो वीकेंड लॉक एक तरह से कोरोना कर्फ्यू सभी राज्यों में, करीब करीब सभी जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे मामले ज्यादा है वहां पर है। तो इसका मकसद यही है कि लोग सतर्क रहें, घर से बाहर न निकले,
और ये आपके लिए जरूरी है कि अगर आप घर के अंदर रहेंगे और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो खुद संक्रमित नहीं होंगे। पहले तो अपने आप को बचाना है, अगर आप बच गए तो दूसरा कोई बचेगा। तो संक्रमण से बचने के लिए बेहतर है कि घर के अंदर है, बहुत जरूरी हो कोई काम हो तभी जाए तो मास्क लगाए, और वहां देखिए कि अगर सामने कोई है तो उससे दूरी बना के रखे। ऐसा ना कि आप भी बगल में खड़े हो जाएं या सट जाएं। खाना पीना जहां तक बात है, अगर कोई दफ्तर में है तो एक साथ नहीं खाएं, अलग अलग खाएं, खुले लोकेशन में खाएं, बंद कमरों में, एसी वाले जो रूम है वो सब उनसे अवॉइड करें। ये तमाम एहतियात बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि इन जो वीकेंड कोरोना कर्फ्यू से कि चेन को तोड़ा जाए। जितने कम लोग निकलेंगे उतने कम संपर्क में आएंगे और कम से कम ब्रेक होगा चेन, क्योंकि एक साथ अस्पतालों पर भी लोड बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अगर इस समय जो इलाज करा रहे हैं उनका तो ठीक है, और अधिक से अधिक लोग बीमार न पड़े ताकि फिर से अतिरिक्त बोझ पड़े अस्पतालों में। जी बिल्कुल नितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बहुचर्चित चारा घोटाला में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। बहुचर्चित चारा घोटाला में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरोपी सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इससे लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनकी सादगी और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सभी दलों से सम्मान मिलता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। बात उस पेय पदार्थ की करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रखा है, क्योंकि हमें इस पेय पदार्थ में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र नजर आता है। कुर्ग की धरती पर जब मैंने कॉफी को देखा तो मेरे मन में सहसा ये बात सामने आ गई कि इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। Civet, the ripest big fruit, वो एंजाइम रिलीज करने में इसको एक स्मेल रहता है। That goes and sits in the seeds. अभी कॉफी पीने वालों को मालूम पड़ता है। I love my filter coffee. I love my Bella coffee, and of course I have tried Arabica, Robusta, Pea Berry. कैसे कॉफी बीन्स को निकाला जा रहा है और कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, अगर वो सब देखते हो तो you will fall in love with coffee and कुर्ग। एक भारत श्रेष्ठ भारत शनिवार दोपहर 3 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आसनसोल में चुनावी रैली। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल माफिया राज से होगा मुक्त। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृहमंत्री अमित शाह की भी राज्य में चुनावी सभाएं। टीएमसी और अन्य पार्टियां भी चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के साथ कर रही हैं प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान जारी। अब तक 36% से अधिक हुआ मतदान। वोटिंग के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। लोकसभा की 2 और 9 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज डाले जा रहे हैं वोट। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार कुंभ मेले को अब प्रतीकात्मक रखने को कहा। पीएम ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से की बात। कहा, इससे कोरोना से लड़ाई में मिलेगी मदद। देश में टीकाकरण की रफ्तार हुई और तेज। पिछले 24 घंटे में 30 लाख वैक्सीन लगाई गई। देश में अब तक 12 करोड़ टीके लगाए गए। 2,34,000 से अधिक आए एक दिन में नए मामले। केवल 10 राज्यों से आ रहे हैं नए मामलों का 80%। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा, अगर 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाता है तो हिस्सा लेंगी भारतीय पुरुष और महिला टीमें। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद ने सैद्धांतिक रूप से लिया फैसला। साथ ही महिला क्रिकेट टीम बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी करेंगी शिरकत। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने आज बंगाल के आसनसोल में एक रैली को संबोधित किया और टीएमसी की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 4 चरण के मतदान में ही टीएमसी की बुआ भतीजा सरकार की हार तय हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के लिए आपका वोट बंगाल में माफिया राज की समाप्ति करेगा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने मां, माटी और मानुष के साथ धोखा किया है। बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दीदी इस कदर अहंकार में डूबी हुई है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कई बार अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में बुलाया, लेकिन दीदी ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उन बैठकों में शामिल होने से मना कर दिया। दीदी अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई है, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इस बैठकों में नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली 2 बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हो, बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के विकास के लिए वहां डबल इंजन सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो वहां केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा जिन्हें दीदी ने लागू नहीं होने दिया। बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर
बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की। 2 मई के बाद नई सरकार बनने के बाद दीदी नहीं रोक पाएगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए मतदान भी जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी रही। मतदाता लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 11:30 बजे तक मतदान प्रतिशत 36.20% दर्ज किया गया है। इस चरण में राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की कुल 1071 कंपनियों की तैनाती की गई है। वहीं वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाता वोट डाल सकेंगे। पहले ये संख्या 1500 थी। कोविड संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले मतदाताओं को भी सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन के बाद डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता अजय विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। अजय विक्रम, पहले तो ताजा आंकड़ा जानना चाहेंगे, मतदान केंद्रों पर क्या फिगर निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी 5वें चरण के मतदान का जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है वो 38.25% मतदान अभी तक हुआ है। जो 6 जिले हैं उनका जो संयुक्त आंकड़ा है उसके लिहाज से। और अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ 39% वोट हो चुका है। तो इस लिहाज से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी संतोषजनक है और ये शाम तक और भी ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन मैं ज्योतिका आपको इस पोलिंग बूथ का एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप हमारे पीछे देखिए कि इस तरह की लाइन लगी है, लेकिन इसके पहले जब हम लोग जो पोलिंग की रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें अच्छी खासी तादाद और अच्छी भीड़ दिखती थी, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। तो वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़िया है और लाइंस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं और लोग दूरी के साथ खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि जो कोविड प्रोटोकॉल तय किए गए और इलेक्शन कमीशन ने 16 तारीख को बैठक के बाद जो निर्धारित किया उसका सीधा असर जो पोलिंग बूथ है उस पर देखने को मिल रहा है। जो पोलिंग बूथ है उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ भीतर आने की अनुमति नहीं है। इसलिए लोग पहले से जानते हुए धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लोग अपने स्वयं अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। पहले के जो 4 फेज हैं उसमें भी मैंने देखा था कि कई लापरवाहियां देखने को मिलती थी। बहुत से लोग मास्क लगाकर नहीं आते थे और यहाँ पर आकर लंबी लाइन लगा के भीड़ लगाते थे। लेकिन अभी क्या है, पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी बिना मास्क के खुद स्वयं नहीं आ रहा है। आत्म अनुशासन यहाँ देखने को मिल रहा है। जो 1-2 लोग अगर भूले भटके आ जा रहे हैं उनको यहीं पर मास्क दिया जा रहा है और उसके बाद उनका हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है, प्रॉपर ग्लव्स पहनाया जा रहा है। उसके बाद वो वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के बाद उसी ग्लव्स को वापस उनको डस्टबिन में डालना होगा। थर्मल टेम्परेचर लेने के बाद ही हर किसी को भी वोट डालने की अनुमति दी जा रही है। तो इस लिहाज से कोविड प्रोटोकॉल का 5वें जो चरण है उसमें काफ़ी सख्ती से पालन हो रहा है और लोग भी जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसका फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल अजय विक्रम, हमने पिछले चरणों में भी देखा कि मतदाता बड़ी संख्या में बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इनमें ज्यादा संख्या देखी गई महिलाओं की। तो अगर इस बार बात की जाए तो किस तरह से आप ये आंकड़ा देखते हैं, किस तरह से महिलाएं आगे बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, और दूसरा कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस चरण में जिन पर नजर रहेगी सबकी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें महिलाओं की तो वो सिलसिला टूटने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो पिछले 4 चरणों में देखने को मिला वही 5वें चरण में भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं की अच्छी खासी तादाद पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है और खासतौर से जो युवा वर्ग है उसमें भी महिलाओं की जो यूथ जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। जो पढ़े लिखे जो मतदाता हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता था कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो वोटिंग से थोड़ा सा दूर रहते थे, उतना अच्छा परसेंटेज नहीं होता था। लेकिन इस बार के लगभग हर फेज में देखने को मिला और इस चरण में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और खासतौर से लड़कियां भी
काफ़ी अच्छी संख्या में आ रही हैं। जहाँ तक आपने प्रत्याशियों की बात की तो निश्चित तौर पर जो 6 ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नज़र रहेगी यहाँ के कई पूर्व मंत्री टीएमसी के हैं जिनका जो भविष्य दांव पर है। आज उनका भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा अहम बात है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की जो स्ट्रेटजी हुई है, जो चेंज हुई है, चूँकि पिछली बार के जो 2019 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इस बार वो टीएमसी में है। और जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है उसमें भी 2 धड़े हो चुके हैं, वो दोनों धड़े भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी जो सुभाष गिशिंग के पुत्र हैं वो उनकी जो पार्टी है वो समर्थन कर रही थी। एक बदले हुए समीकरण गोरखा जो आंदोलन है उसको लेकर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसलिए से काफी रोचक चुनाव है। अगर हम दार्जिलिंग की बात करें और कालिम्पोंग की बात करें और जलपाईगुड़ी की बात करें, इसके साथ ही साथ जो टी गार्डन्स के जो वर्कर्स हैं उनका जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर काफी प्रमुखता से उठाया गया और इस बार के चुनाव में उनका भी काफी बड़ा योगदान होगा। आपने महिलाओं की बात की तो निश्चित तौर पर ये बात कहना इस समय ज़रूरी है क्योंकि टी गार्डन वर्कर्स मैक्सिमम महिलाएं होती हैं और तकरीबन 25 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 5 लाख ऐसे हैं जो डायरेक्ट टी गार्डन वर्कर्स हैं, तो उनमें जो महिलाओं की संख्या है वो भी इस बार के चुनाव में अच्छी भागीदारी करेगी और वही इस इलाके के जो प्रत्याशी हैं उनका भविष्य तय कर सकते हैं। जी अजय, आपने कुछ मुद्दों की बात की, लेकिन अगर आपकी वोटर्स के साथ बात की हुई, क्या है उनके मन में? विकास की बात की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन है और पश्चिम बंगाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुर्खियों में पिछले कुछ लंबे वक्त से बना हुआ है और चुनावों के दौरान भी हमने देखा है कि किस तरह से जो हिंसक गतिविधियां देखने को मिली हैं। विकास की बात बार बार की जा रही है कि विकास उन तक नहीं पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल की एक जो तस्वीर है सांस्कृतिक रूप से, पर्यटन के रूप से देखा जाए तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखाई देगी है। तो किस तरह से जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, क्या है उनके मन में जो लेकर वो वोटिंग करने आ रहे हैं? जी बिल्कुल ज्योतिका, इस बार का चुनाव मुद्दों पर ज़्यादा आधारित है क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने आपसे बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि यहाँ की जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो पार्टी सोसाइटी की थी। कहने का मतलब जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ रहता था वो उसी पार्टी को वोट दिया करता था, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को कई बार नज़रअंदाज किया जाता था। लेफ्ट के शासन में ये ज़्यादा चला, टीएमसी ने उसी कल्चर को अपनाया, लेकिन इस बार के चुनाव में मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार किया गया है। सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। पूरे बंगाल में अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कमी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जो पहचान की जो राजनीति है, चाहे वो गोरखाओं की बात हो, चाहे नेपालियों की बात हो, चाहे राजवंशियों की बात हो, चाहे बर्मन्स की बात हो, उनकी जो बात है वो काफ़ी अहम है। उनके अलग अलग मुद्दे हैं। उनकी जो जातीय पहचान है, उनकी भाषा की पहचान और संस्कृति की पहचान, गोरखालैंड की जो मांग है वो जो है वो भी काफ़ी अहम है। राजनीतिक दलों ने ये भी कहा है कि परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, जिसको पीपीएस के बारे में नाम से यहाँ का जाना जाता है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ये भी चर्चा है कि जो टी गार्डन वर्कर्स हैं उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, 350 रुपये देने का वादा किया गया है। बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की गई है। नए एम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड है। तो शिक्षा, बेरोजगारी तो मूल मुद्दे में है ही, जो यहाँ की स्थानीय पहचान है वो भी यहाँ के यह चुनावी मुद्दा है, खासतौर से उत्तर बंगाल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय विक्रम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव जारी है और कई रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े मुद्दे दिमाग में लेकर लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान कोरोना संक्रमित हुए संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान संतों से आग्रह किया कि अब कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम मोदी द्वारा कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने भी आम जनता से भारी संख्या में स्नान के लिए न आने और नियमों का पालन करने की अपील की है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है
कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए एवं नियमों का निर्वहन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से भी मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है पर उससे बड़ी प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस दिन से यहाँ आने वाले साधकों के नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास हैं, जिस तरह से वो अपने यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, जितने टेस्ट यहाँ किए गए कहीं नहीं हुए होंगे उतने, और उस तरह से उत्तराखंड में और हरिद्वार में वैसा संक्रमण नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। और इधर देश में कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर दोहराया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के पास 1,58,00,000 डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं, वो 1,16,84,000 डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। हर एक स्टेट एक अपना कोई नोडल ऑफिसर इस दृष्टि से जरूर अपॉइंट करे, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर जो भी हमारे को म्यूटेशंस मान लीजिए दिखाई देते हैं, तो उनका क्लिनिकल पिक्चर और पब्लिक हेल्थ के एंगल से कोरिलेशन, इसको करने के लिए जो क्लिनिकल पिक्चर की जानकारी है वो स्टेट से वापस मिलना हमको ज़रूरी है। उन पर्टिकुलर केसेस में ठीक ढंग से अपने यहाँ एनालिसिस करके और सर्ज को कल्पना करके भविष्य के लिए प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में और दूसरी चीज़ों के संदर्भ में भारत सरकार को जो भी चीज़ें सही समय पर प्रोजेक्ट करेंगे, हम उन सारी चीज़ों के अंदर और विशेष रूप से जो आजकल बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में जो भी बातचीत चलती है, जो हमारे लेवल पर जितने एक्शंस लेने हैं, वी हैव इनिशिएटेड ऑल ऑफ देम। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 16,79,740 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के कारण 1,341 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.21% रह गई है। वहीं अगर कोरोना टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में देश में 30,04,544 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। देश में अब तक 12 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, मेरे सहयोगी नितेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, हम सुबह से इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं लगातार कि किस तरह से हम अपने आप को और अपने आसपास वालों को बचा सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करने के बाद। जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो बैठक जारी है सभी राज्यों के स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों के साथ, साफ तौर पर एक बार फिर से रिपीट किया गया है कि वैक्सीन की देश में कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आगे बढ़ें, वैक्सीन लगाएं और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेट के जो मंत्र है उस पर पूरी तरह से सरकार का साथ दें। जी बिल्कुल, अभी यह बैठक चल रही है। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है और ये 11 राज्य हैं जहां सर्वाधिक मामले हैं। 80% जो मामले आ रहे हैं इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं, बड़े राज्य हैं। तो इनसे ये चर्चा हो रही है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और केंद्र क्या उनको सुझाव देना चाहता है। क्योंकि
स्वास्थ्य मंत्री की एक्सपर्टी है तो ये अपने भी सुझाव दे रहे हैं। दोनों तरफ से बातचीत हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 रणनीति प्रमुख है इससे निपटने की। पहला तो हम वायरस से बचें, यह हमारा कर्तव्य है कि हमें कैसे बचना है। बचने के 3 टूल है कि हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, पार्टी नहीं करना है, समारोह नहीं करना है, साथ ही साथ हाथ धोते रहना है। और जो लोग टीकाकरण के लिए योग्य हैं वो जरूर टीका लगवाएं। ये तो हुआ बचाव का रास्ता। साथ ही साथ मान लिया आप किसी के वजह से संक्रमित हो गए तो संक्रमण हो रहा है तो आप अपना ध्यान रखें, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। साथ ही साथ अगर जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, जो दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, कोमॉर्बिड है जैसे डायबिटीज और तमाम बीमारियां हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी सीरियस हो रही है हालत तो वो अस्पताल का रुख करें। सरकार ने अस्पताल में व्यवस्था किया है, कोविड केयर सेंटर है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहां पर व्यवस्था है, ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की जा रही है, आईसीयू वाले बेड की भी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आदमी घर पे भी रह के ठीक हो जा रहा है। तो दोनों स्तर पे काम हो रहा है। साथ ही साथ टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। टीका प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ राज्यों को केंद्र ने आश्वासन दिया है कि कोई कमी नहीं है। बड़े राज्य हैं उनको 3 से 4 दिन में टीके की खेप भेजी जाती है और जो छोटे राज्य हैं उनको 7 से 8 दिन में टीकों की खेप भेजी जाती है। ये अल्टरनेट चलता रहता है एक सीक्वेंस में और किसी भी राज्य में कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास बहुत स्टॉक है अभी और जरूरत के हिसाब से और एक सीक्वेंस में भेजा जा रहा है। तो जो लोग टीका के योग्य हैं जरूर टीकाकरण कराएं और अपना ख्याल रखें। अभी भी अगर हम प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करें, मास्क लगाएंगे तो संक्रमण के चेन को हम तोड़ देंगे। जी, एक एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। नितेंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिन राज्यों को चैलेंजेस जो राज्य फेस कर रहे हैं कोविड की लड़ाई के फ्रंट पर, उन चैलेंजेस से को खत्म किया जाए और उनकी जो परेशानियां वो दूर की जाए ताकि जल्द से जल्द इस वायरस को कर्ब किया जाए। जी बिल्कुल, हो ये रहा है ना कि अस्पतालों पर भी लोड बढ़ रहा है, साथ साथ जिला प्रशासन, कलेक्टर के ऊपर भी लोड बढ़ जा रहा है। तो उनको कम करने के लिए एडिशनल अधिकारी, जो नोडल अधिकारी है, उनको नियुक्त करने की बात की गई है ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके केंद्र से भी, राज्य से भी और जिला प्रशासन से भी कि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरह से काम को बांटने की बात है और एक फुल गवर्नमेंट अप्रोच दिखना चाहिए। सभी मंत्रालय, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या फिर सभी राज्य सरकार के जितने मंत्रालय हो, वो मिल करके अगर काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से तो एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हर आदमी को जागरूक भी करना है, साथ ही साथ किसी तरह की कोई कमी ना हो, अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो, मरीजों को जल्दी भर्ती मिले, उनको वेटिंग न करना पड़े। और जहाँ कमियां दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस जिले में या उस राज्य में केस ज्यादा बढ़ रहा है तो अलग से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाने की भी प्लान करनी चाहिए। ये तमाम व्यवस्था हो, इसको लेकर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। दिल्ली ने भी अपने यहाँ किया है, बाकी दूसरे तमाम राज्यों ने भी ये बात तय किया है। तो एक केंद्र की तरफ से सुझाव है राज्यों को। जी, वीकेंड कर्फ्यूज कई राज्यों में लगाए गए नितेंद्र सरकार की ओर से और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि कर्फ्यू के दौरान प्रशासन का साथ दिया जाए, सरकार का साथ दिया जाए और बिना काम के घर से बाहर न निकलें, अपना ख्याल रखें। हालांकि जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी हैं, तो यहाँ पर हम सबकी मिलकर ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका पालन हम सख्ती से करें ताकि जल्द से जल्द ये चेन टूटे और हम इस पूरे प्रकोप से निकल पाए। जी बिल्कुल, यही कोशिश है सरकार की तरफ से कि जो वीकेंड लॉक एक तरह से कोरोना कर्फ्यू सभी राज्यों में करीब करीब सभी जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे मामले ज्यादा है वहां पर है। इसका मकसद यही है कि लोग सतर्क रहें, घर से बाहर न निकले। और ये आपके लिए जरूरी है कि अगर आप घर के अंदर रहेंगे और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो खुद संक्रमित नहीं होंगे। पहले तो अपने आप को बचाना है, अगर आप बच गए तो दूसरा कोई बचेगा। तो संक्रमण से बचने के लिए बेहतर है कि घर के अंदर है। बहुत जरूरी हो, कोई काम हो तभी जाए तो मास्क लगाए और वहां देखिए कि अगर सामने कोई है तो उससे दूरी बना के रखे। ऐसा ना कि आप भी बगल में खड़े हो जाएं या सट जाएं। खाना पीना, जहां तक बात है, अगर कोई दफ्तर में है तो एक साथ नहीं खाएं, अलग अलग खाएं, खुले लोकेशन में खाएं, बंद कमरों में, एसी वाले जो रूम है वो सब उनसे अवॉइड करें।
ये तमाम एहतियात बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि इन जो वीकेंड कोरोना कर्फ्यू से कि चेन को तोड़ा जाए, जितने कम लोग निकलेंगे उतने कम संपर्क में आएंगे और कम से कम ब्रेक होगा चेन, क्योंकि एक साथ अस्पतालों पर भी लोड बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अगर इस समय जो इलाज करा रहे हैं उनका तो ठीक है, और अधिक से अधिक लोग बीमार न पड़े ताकि फिर से अतिरिक्त बोझ पड़े अस्पतालों में। जी बिल्कुल नितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बहुचर्चित चारा घोटाला में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके का बॉन्ड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। बहुचर्चित चारा घोटाला में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरोपी सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इससे लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनकी सादगी और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सभी दलों से सम्मान मिलता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।